हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री वर्ल्ड। मैं रोहिणी दुबे आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई क्लास 12 की इतिहास की सीरीज़। ये हमारी दूसरी क्लास है। अपनी पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है और किस भाग में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन शॉर्ट मैंने आपको बताई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो वो उसको देख लें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सकें। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर्स के ऊपर। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारा चैप्टर है ईट, मनके तथा अस्थियां। हमारे पहले चैप्टर का नाम है, जो हमारी किताब है बोर्ड में 12th क्लास में इतिहास की, वो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें पहला भाग जो हमारे सिलेबस में है वो ईट, मनके तथा अस्थियां है। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता है, सबको पता है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ईट, मनके, अस्थियां जनरली इसको ऐसे टॉपिक नेम, चैप्टर नेम, टाइटल दे दिया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी जानकारी हमें मिलती है वो सारी जानकारी ईट, मनके और अस्थियां या वहाँ से खोदी हुई जो भी चीज़ें हैं उनके ही आधार पर हमने इतिहास का पुनर्निर्माण किया है सिंधु घाटी सभ्यता के, इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है। कोई लिखित में सामग्री तो हम अभी तक उसकी पढ़ नहीं पाए हैं, मिली ज़रूर है। तो हम आगे बढ़ें और हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी इतिहास की परिभाषा के ऊपर। इतिहास की परिभाषा क्या है? आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इतिहास की परिभाषा किस तरीके से बना सकते हैं, या आप क्या जानते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। मैं आपको बता देती हूँ। आमतौर पर जब लोगों से पूछा जाता है तो यही जवाब होता है कि जो बीती हुई घटनाएं हैं वो इतिहास है। लेकिन ऑनेस्टली बोलें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीता हुआ कल तो बहुत कुछ है। हमने कल खाना खाया, हम कल काम पर गए, हमने और भी बहुत सारे काम किए। तो क्या वो सारी घटनाएं पढ़ने योग्य, लिखने योग्य, याद करने योग्य हैं? नहीं है। तो इतिहास जो विशेष तौर पर उसकी परिभाषा बनेगी एक बहुत शॉर्ट में, तो वो ये बनेगी कि जो घटनाएं ऐतिहासिक तौर पर घटी हैं और ऐसी घटनाएं जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार का ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं, वो ऐतिहासिक घटनाएं कहलाती हैं। बड़े बड़े राजा हुए हैं, अब वो घटनाएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। नेगेटिव घटनाओं से हम आने वाली हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं, पॉजिटिव घटनाओं से हम अपने व्यक्तित्व में सुधार ला सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे कैरेक्टर्स, उनके बारे में लिखा गया है, वो इतिहास है। हर एक वो घटना जो पीछे घट गई है वो इतिहास नहीं हो सकती लिखने के हिसाब से। वैसे तो सब कुछ इतिहास है। तो इतिहास की परिभाषा और इतिहास को अध्ययन, ये तो इतिहास की परिभाषा जो मैंने आपको बताई। अब हम लोग आगे बढ़ें तो एक और चीज मैं आपको क्लियर करूंगी। अध्ययन के आधार पर इतिहास के भेद। अध्ययन के आधार पर इतिहास के 3 भेद हैं जो इतिहासकारों ने बनाए हैं। पहला है प्रागैतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है इतिहास। प्रागैतिहास क्या है? प्रागैतिहास यानी कि वो काल जिस काल में हमें किसी भी तरह की कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, ना कोई पत्र, ना कोई प्रपत्र, ना पत्थर पर लिखी हुई कोई लिपि, कोई अक्षर, कोई चिन्ह, कुछ भी नहीं मिले हैं, वो प्रागैतिहास है। और इस काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ते हैं, जिसे हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। आद्य इतिहास में वो समय आता है, उस काल के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं जिसमें लिखावट मिली तो है, लिपि मिली तो है, लेकिन उसको हमने अभी तक पढ़ नहीं पाया है। जैसे कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें लिपि मिली है, लेकिन हम सिंधु घाटी उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसीलिए जो भी हमने उससे रिलेटेड अनुमान बनाए हैं, या जो भी हमने इतिहास उससे रिलेटेड इतिहासकारों ने लिखा है, तथ्य जो भी दिए हैं, वो सारे के सारे ईट, मनके, अस्थियां और जो आभूषण वगैरह खुदाई में चीजें मिली हैं उसके आधार पर ही हैं। तीसरा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भी काल आया, विशेष तौर पर वैदिक काल इसके ठीक बाद आया, जहाँ पर लिखित सामग्री मिलना शुरू हुई, और ऐसी लिखित सामग्री
जिसको हम इजीली पढ़ पाएं, वो लिखित सामग्री, और उसको पढ़कर हमने इतिहास को समझा, जाना, उस समय की घटनाएं, उस समय के समाज, उस समय की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सबको समझा और उसके बारे में हमने आगे लिखा और पढ़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से अभी तक पूरा इतिहास का जो काल है वो इतिहास के अंतर्गत आता है। ये हमारा एक छोटा सा विभाजन है अध्ययन के आधार पर इतिहास का। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो एक और चीज मैं आपसे पूछ लेती हूँ, सभ्यता क्या होती है? सभ्यताएं बहुत हुई हैं, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सभ्यताओं का विकास हुआ है और अलग अलग समय पे अलग अलग सभ्यताएं रही हैं। जैसे कि मिस्र में मेसोपोटामिया रही है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता रही है, वैदिक सभ्यता रही है। तो सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता का मतलब ये है कि मनुष्य जब सही तरीके से एक व्यवस्थित जीवन जीने लगता है, समाज जब नियम बनाने लगता है और उन नियमों के दायरे में रहते हुए मनुष्य काम करने लगता है, वो समाज एक सभ्य समाज कहलाने लगता है। जैसे कि अब बच्चे जब ऊधम करते हैं, तो अगर वो बच्चे कोई चीज क्रॉस कर दे, लिमिट क्रॉस कर दें, तो हम तुरंत उनको बोलते हैं अरे जंगली हो गया। तो जंगली हो गया मतलब वो असभ्य हो गया, यानी कि वो सभ्य नहीं है। तो जंगल की तरह हम लोग व्यवहार कब करते हैं? जंगलियों की तरह हम व्यवहार करते थे पाषाण काल में, और पाषाण काल में रहते हुए धीरे धीरे समय बीता और मनुष्य ने अपने आप को सही ढंग से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। पहले कच्चा मांस खाता था, फिर पका खाने लगा, पत्ते पहनता था, पेड़ के छाले पहनता था, फिर वो कपड़े बनाने लगा, कृषि करने लगा और एक नए समाज का निर्माण हुआ जिसको सभ्य समाज कहा गया। नगर की व्यवस्थाएं हुई, मनुष्य के जीने की व्यवस्थाएं हुई। तो इस तरीके से सारी चीजें व्यवस्थित हो गई और जो समाज था वो एक सभ्य समाज बन गया और एक बहुत बड़ी सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बहुत अच्छी चीज ये बोली जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या पहले से मालूम था सब लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में है? चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग से पहले, या लोगों तक जब तक उसकी जानकारी नहीं गई थी, उसके पहले ये जाना जाता था, माना जाता था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। आर्यों का जो समय रहा है, वेद पुराण उपनिषद का जो समय रहा है, वो समय भारत का सबसे पुराना समय है। फिर पुरातत्वविद हुए और सबसे पहले 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन ने ये बताया कि कोई तो एक ऐसी चीज है भारत में जो बहुत पुरानी है, वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी नहीं है। तो फिर वैदिक सभ्यता की के पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी जानकारी लगी कैसे, उसके बारे में पता चला कैसे? ऐसा तो नहीं है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोगों की कब्रें थी उन्होंने ऐसे हाथ निकाल के बुलाया हो सबको, भाई आओ आओ हमें देखो, ऐसा नहीं है, किसी ने किसी को नहीं बुलाया। इसके लिए प्रॉपर पुरातत्व विभाग ने वर्क किया। और वर्क किया कैसे? पहले तो इतिहासकारों की इस मामले में किसी भी तरह की कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सब लोग ये मान के बैठे थे कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है। जब 1826 में चार्ल्स मैनसन ने ये जानकारी दी कि भारत में एक बहुत पुरानी सभ्यता भी है, तो उसके बाद पुरातत्व विभाग कुछ वर्क करना उसने शुरू किया। 1853 में कराची में एक रेलवे लाइन डल रही थी, और रेलवे लाइन जब डल रही थी तो वहां पर खुदाई का कार्य हुआ। भाई हड़प्पा के जो नगर थे वहां पर तो बसावट हो गई थी, सहस्रों मतलब हजारों वर्ष के बाद लोग वहां पर रहने लगे थे, तो चीजें पट जाती हैं, टीले बन जाते हैं, सभ्यताएं जमीन के नीचे दब जाती हैं और आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे सब कुछ भूल जाती हैं।
तो किसी को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर क्या था। 1853 में कराची में जब रेलवे लाइन डल रही थी तो खुदाई हुई, और खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जो वैदिक काल से भी पुरानी थी, और उनके ऊपर वर्क किया गया, काम किया गया। तो पता चला कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो सभ्यता है। और इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये पोर्शन आपकी बुक में काफी बाद में है, लेकिन मैं आपको इसको इसलिए पहले बता रही हूँ ताकि आप ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको स्टार्टिंग आपको पता रहे कि हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने आई कैसे, उसमें है क्या, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, बल्कि पहले महानिदेशक, ये आपका क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, आप लोग नोट करते जाइए। 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास बहुत आते हैं आपके पेपर में। आप यहाँ से जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ, बोलते जाएंगे, तो आपका 1 नंबर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी आप करते जाइएगा। तो पहले महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक जो थे वो थे कनिंघम। कनिंघम को पता चला और उन्होंने इस दिशा में काम किया। हालांकि कनिंघम की ज्यादा रुचि थी नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। लेकिन फिर भी खुदाई का कार्य शुरू हुआ और वो बहुत ज्यादा तेजी से चला नहीं। वही मैंने जो बताया कि इनकी रुचि उसमें नहीं थी। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? डायरेक्टर जनरल, ठीक है, इसमें डायरेक्टर जनरल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कनिंघम जो थे वो इसके पहले महानिदेशक थे, और इनको पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो इनके समय में थोड़ी बहुत उठापटक हुई, और फिर उसके बाद बहुत टाइम बीत गया, काम धीरे धीरे चला, कभी नहीं भी चला। फिर दौर आया 20वीं शताब्दी का, और 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ये भी क्वेश्चन आता है आपके लिए। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। इनके निर्देशन में सबसे पहला स्थान हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया, और खोजा किसने? 1921 में दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा से कुछ मोहरें उन्होंने खोज कर निकाली, और उन मोहरों का जब अन्वेषण किया गया, जब उनके ऊपर काम किया गया, तो ये पता चला कि ये मोहरें बहुत पुरानी है, वैदिक काल से भी पुरानी है। अब ये काम क्या हुआ? ये है एक पद्धति C14 कार्बन पद्धति कहते हैं इसको, कार्बन डेटिंग। ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, इससे ये पता लगाया जाता है कि खुदाई में जो वस्तु मिली है वो वस्तु कितनी पुरानी है। तो हड़प्पा से जो मोहरें खोजी थी दयाराम साहनी ने, उनके ऊपर जब काम किया गया C14 पद्धति से, उनका समय निकाला गया, तो ये पता चला कि ये बहुत ही पुरानी है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो मिस्र की थी, उस समय की ये मोहरें हैं। अब सबके अंदर ये भावना आ गई, सबके अंदर ये एक क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई कुछ ना कुछ तो है, और काम तेजी पकड़ने लगा। 1922 में ठीक 1 वर्ष के बाद मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की गई, और इसकी खोज की राखलदास बैनर्जी ने, और इन्होंने भी यहां से कुछ मोहरें निकाली। जब दोनों मोहरों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की मोहरों को जोड़ा गया, तो ये पाया गया कि ये दोनों ही मोहरें एक ही समय की हैं, और ये दोनों ही स्थान आपस में बहुत कम दूरी पर, 640 किलोमीटर की दूरी पर दोनों स्थान विकसित थे। तो ये माना गया कि ये दोनों एक ही जगह की राजधानियां थी। इस प्रकार से शुरुआत हुई हड़प्पा की खोज की, और समय दर समय साल दर साल नए नए स्थान खोजे जाने लगे, नए नए स्थानों की खोज होने लगी, और आज हमारे सामने सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़े ऐतिहासिक
टॉपिक के तौर पर हमारे सामने है, एक बहुत बड़ा विषय है इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सार्वजनिक तौर पर ये घोषणा कर दी कि भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता नहीं है बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो हमारे चैप्टर शुरू होने से पहले हमें जानना जरूरी है। अब इसके बाद हम अपनी बुक पर स्टार्टिंग से आते हैं। बुक पर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे और हम एक दिन में तो हमारा चैप्टर पूरा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक दिन ये चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी पूरा करने की। अब आप लोग अपनी बुक अपने सामने रख लीजिए और बुक में जिस तरीके से आपको दिया गया है उसी तरीके से टॉपिक वाइज हम आगे चलेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आपकी बुक में 1 नंबर के क्वेश्चंस आप लोग क्लियर करते चले। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग 1 नंबर के क्वेश्चंस अपने नोटबुक में नोट करते चलें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हमारी किताब में वो है मुहर। अब मुहर से एक चीज और कि जैसे कि दयाराम साहनी, मैंने बोला कि दयाराम साहनी ने मोहरें निकाली ढूंढ के, या राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो से मोहरें, तो मोहरों से आप क्या समझ रहे हैं? वो वाली मोहरें नहीं थी, पैसे वाली या वो जो सिक्के चलते थे वो मोहर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसका तो अभी चलन ही नहीं हुआ था भारत में। ये है स्टैंप, ठीक है ना। स्टैंप यानी कि जो हम किसी पेपर वगैरह पे लगाते हैं वो मोहर है, वो यहाँ पर चलती थी, उन मोहरों की बात हो रही है। तो आपकी किताब में सबसे पहला एक पॉइंट दिया हुआ है पहले ही नंबर पर, हड़प्पाई मोहर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ये क्वेश्चन आपके लिए आता है कि सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है? तो सबसे विशिष्ट वस्तु है हड़प्पाई मोहर। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। हड़प्पाई मोहर सबसे विशिष्ट वस्तु है। उसी के संग में दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है सेल खड़ी। ये बनी किससे है? ये बनी है सेल खड़ी से बनी हुई है ये मोहर, ठीक है। सेल खड़ी से सेल खड़ी एक धातु होती थी स्टेलाइट जिसको कहते थे, उससे ये मोहरें बनी हुई थी। इसके बाद एक और चीज है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब हड़प्पा संस्कृति, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन 2 नंबर का है कि संस्कृति से क्या तात्पर्य है? तो संस्कृति से तात्पर्य है, जो इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने जो इसकी परिभाषा दी है वो है कि जब किसी एक ही समाज में एक ही भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत, एक ही एरिया के अंतर्गत, एक ही टाइम पीरियड में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो चीजें प्रयोग की जाती हैं उन सब चीजों को मिला करके एक संस्कृति का निर्माण होता है। उनके द्वारा जो जीवन व्यतीत किया जाता है वो क्या, एक ही समय में और एक ही टाइम पीरियड में और एक ही एरिया में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो जीवन का प्रयोग किया जाता है, जीवन की वस्तुओं का जो प्रयोग किया जाता है या जिस तरीके से जीवन जिया जाता है वो उस समाज की संस्कृति कहलाती है। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन इसमें अगला जो एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा संस्कृति, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला 1 नंबर में बहुत आता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो हड़प्पाई मोहर है। दूसरा है ये मोहर किससे बनी रहती थी? सेल खड़ी से बनी रहती थी। तीसरा है संस्कृति से क्या तात्पर्य है? और एक और क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि
सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाला सबसे पहला स्थान कौन सा है? हड़प्पा है। जैसे कि हमने अभी देखा, मैंने बताया आपको 1921 में इसकी खोज हुई थी और सबसे पहले ये मिला था पाकिस्तान में। वर्तमान में ये है मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। ये शुरुआती आपका पेज में जो सबसे पहली लाइन दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा विवरण मैंने आपको दिया, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि हड़प्पा सभ्यता विकसित कहाँ कहाँ थी या वर्तमान में उसकी क्या लोकेशन है। ये भी एक चीज है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई वो हड़प्पा सभ्यता तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह थी, इवन अफगानिस्तान में भी थी। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता भारत में कहाँ है और पाकिस्तान में कहाँ है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको रॉ मैप बना के दे रही हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं, उनको आप ध्यान से समझ लीजिए। सीमाएं हैं, ठीक है, सबको पता है कि ये वाला भाग उत्तर कहलाता है, ये वाला भाग दक्षिण कहलाता है। जब भी हम मैप बनाते हैं अपनी वर्क बुक पर या कहीं पर, तो ये जो दिशाएं हैं उनको इसी तरीके से रखा जाता है, इसके अलावा कोई और तरफ नहीं रखा जाता। इस तरीके से बनाया जाता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पर होता है पूर्व और यहाँ पर होता है पश्चिम। अब एक चीज ये आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी। क्या पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का वास था? नहीं, पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बिल्कुल भी नहीं था। दक्षिण भारत से हमें हड़प्पा सभ्यता के कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एरिया कैसा था, कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए, इसकी सीमाओं पर सबसे ऊपर जो इसका स्थान था वो था मांडा, जो कि है जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी स्थान जो इसका है वो है दैमाबाद, जो है महाराष्ट्र में। ये दक्षिणी सीमा है, मतलब इसके आगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार नहीं है, इसके ऊपर उसका विस्तार नहीं है। पूर्व में ये जाती है उत्तर प्रदेश तक, और उत्तर प्रदेश में भी एक स्थान है आलमगीरपुर, यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। और पश्चिम में ये जाती है सुतका गेंडोर, पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये स्थान है सुतका गेंडोर। ये इसके सीमा है। पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात कर रही हूं मैं, ना कि सिर्फ भारत में जो है उसकी। भारत में जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्थान हमें गुजरात से मिले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि पूरी हड़प्पा सभ्यता कहाँ से लेके कहाँ तक विकसित है। एक और चीज इसमें है कि इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिकोणीय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है, त्रिकोणीय आकार है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो अब इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो कैसा है। ऊपर हम जाएंगे तो मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में, नीचे कहाँ तक विकसित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ पर पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, और यहाँ पर सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। ये पूरा हड़प्पा सभ्यता का इतना ही एरिया है। अफगानिस्तान तक भी फैली हुई थी, लेकिन पश्चिमी सीमा उसकी पाकिस्तान में सुतका गेंडोर तक ही जाती थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। अब हम इसमें आगे बात करेंगे, जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमारे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट टू पॉइंट ही मैं आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपका जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी मैं पूरा करा पाऊँ और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। इसके अलावा आपकी जो क्वेरीज होंगी उनको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, या बहुत सारी चीज़ें जो इसमें छूट भी गई होंगी उन पर भी हम वापस बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।